हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भारत में भूमि उपयोग के क्या स्वरूप हैं इसको देखेंगे और इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में भूमि उपयोग का क्या स्वरूप है। तो देखिए, भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक जो है वो निर्धारित करते हैं। यानी कि पहला जो कारक आप लोगों का है भूमि उपयोग का वह है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों का भौतिक कारक है और दूसरा में मानवीय कारक है। अब देखिए, भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, ठीक है, जलवायु, मृदा सम्मिलित किया जाता है। वहीं मानवीय कारक के अंतर्गत जो है वह जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी ध्यान में रखिएगा कि भौतिक कारक के अंतर्गत आप लोग के जितने भी भौतिक यानी फिजिकल जितने भी फैक्टर है वह आते हैं। जैसे भू आकृति, जलवायु हो गए, मिट्टी हो गई, ये सारे सम्मिलित किए जाते हैं भौतिक कारक में। और मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। यानी कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से मात्र 93% भाग पे ही भूमि का जो है वह आंकड़ा जो है उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में जो है वह पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। यानी कि कुछ ऐसे इलाका हैं जम्मू कश्मीर के जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाते हैं। वहीं पे यानी कि जिसका पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और चीन अधिकृत यानी कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे चीन कब्जा किए हुए हैं। तो इनका जो है वो भूमि का जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो इन दोनों जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र हैं और चीन अधिकृत क्षेत्र हैं, इन दोनों को शामिल हम लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ से भी कि भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 93% भाग का ही जो है हम लोगों के पास जो है आंकड़ा उपलब्ध है। उसके बाद देखिए, भारत में भूमि उपयोग को जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 1960, 61 एवं 2002 एवं 3 का उपयोग भी इसमें दिखाया गया है। देखिए, ये पिक्चर साफ नहीं आया है तो हम आप लोगों के लिए एक इमेज जो है वह आप लोगों के लिए बाद में शेयर कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भारत पशुधन के मामले में जो है विश्व के अग्रणी देशों में जो है वह शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी कि पशु पालने के मामले में जो है वह पूरे विश्व में भारत का जो है वह सबसे जो है अग्रिम स्थान है। किंतु अस्थाई चारागाह के लिए जो है वो बहुत ही कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये जो चरगाह है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, जिससे पशुपालन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान में परती के अतिरिक्त अनपरती भूमि भी जो है अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जाता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। ठीक है, देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा के कुल भूमि के 80% भाग पर ही खेती होती है। यानी कि पंजाब और हरियाणा का जो ज़मीन है वहाँ पे मात्र 80% भाग पर ही खेती की जाती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती किया जाता है। यानी कि जो हमारे
पूर्वोत्तर भारत के राज्य हो गए जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हो गया, वहाँ 10% से भी कम क्षेत्रों में खेती की जाती है। साथ ही किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाया गया। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कुल भूभाग का कितना % कम से कम जो है वो भूमि पे वन होना चाहिए। तो कितना % होना चाहिए? 33%। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। साथ ही इस निर्धारित सीमा को जो है वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वह राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था। तो राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था? 1952 में। पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर ही वन है, यानी कि आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं वन रोपने के मामले में, जो कि पर्यावरण विनाश की ओर संकेत करता है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी है, यानी कि वन तो पर्यावरण को संतुलन करता ही है, साथ ही जो लोगों की जो आजीविका है, यानी कि लोगों को यह बहुत सारी चीज़ उपलब्ध कराता है, यानी कि पेड़ पौधे पे हम निर्भर हैं। ठीक है, वनों पे हम निर्भर हैं। पेड़ पौधे से हमें भोजन मिलता है, लकड़ी मिलती है, बहुत सारे चीज़ जो है वह हम लोग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग पेड़ पौधे पे निर्भर है। तो पेड़ पौधे से दोहरी लाभ है, एक तो कि पर्यावरण संतुलन रहता है, साथ ही यह हमारी आजीविका का भी स्रोत है। बंजर भूमि एवं गैर कृषि परियोजन कार्य में जो है वह संलग्न भूमि जो है वह लगातार समस्या, चलिए हम आगे देखते हैं, लगातार जो है वह समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पथरीली चट्टान, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो पथरीली चट्टान है या फिर जो शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि जो है वह बंजर है, तो इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करता है एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जो पथरीली चट्टान है या फिर वैसे क्षेत्र जो कि शुष्क हैं या फिर मरुस्थलीय भूमि है, तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ पे कोई भी चीज़ का खेती किया जाता है तो वो फसल उतना उत्पादन नहीं कर पाती है। ठीक है, और साथ ही जो इस तरह के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है वह सड़क का विकास या फिर उद्योग धंधों की स्थापना, ये सब जो है वह जो है अप्रत्याशित सहयोग करता है तथा इन कारणों से जो है वह समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ती है। यानी कि ये जितने भी हमारे मरुस्थलीय जगह हो गए, शुष्क प्रदेश हो गए, पथरीली चट्टान हो गए, तो ये सब जगह पे लोगों को निवास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहाँ जहाँ से बनेगा वहाँ से हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए भूक्षरण और भू संरक्षण क्या है। तो देखिए मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हस्तांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यानी कि मृदा जो यानी जो मिट्टी है वह अपने स्थान से जो है वह अलग हो जाती है। ठीक है, किसी कारण से, पानी के कटाव के कारण से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूक्षरण कहलाता है। यह विविध प्राकृतिक कारक जैसे कि गतिशील जल के कारण हो सकता है, पवन के कारण हो सकता है, हिमानी के कारण हो सकता है, या फिर सामुद्रिक जो लहर है उसके द्वारा एक प्रकार की मृदा की चोरी की जाती है। ठीक है, यानी कि भूक्षरण की समस्या कैसे हो सकती है? तो जल के द्वारा भी होता है, यानी गतिशील जल। ठीक है, जल नहीं, गतिशील जल या फिर पवन, हिमानी या फिर सामुद्रिक लहर आता है, इन सारे कारणों से जो है वो भूक्षरण होता है। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर संकलित हो जाती है और पर्यावरण समस्या से जलवायु परिवर्तन और भूतापन जैसी भयावह स्थितियाँ जो है वह पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनावृष्टि या अतिवृष्टि होती है। अब देखिए अनावृष्टि क्या है कि मान लीजिए कि
ज़रूरत से कम वर्षा होना। अतिवृष्टि का मतलब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा होना, तो ये सारी चीज़ जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं जो है वो सांस्थारिक संगठन का लोप हो जाता है, यानी कि मृदा के में जो नमी होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है और धीरे धीरे मृदा जो है यानी मिट्टी जो है वो शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खड्ड या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। साथ ही भारत में इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि का नुकसान हो चुका है और ये निम्नीकृत हो गए हैं। इस निम्नीकृत भूमि द्वारा 28% क्षेत्र जो है वो वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जो है वह जल के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इस डाटा को देख लीजिए जो जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र है, तो जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र कितना है 56% है, ठीक है। वहीं पे वनों के द्वारा जो निम्नीकृत क्षेत्र है वह कितना है, तो देखिए 28% है। वहीं पे जो लवणीय व क्षारीय क्षेत्र हैं, ठीक है, लवणीय व क्षारीय क्षेत्र है वह 6% है और वायु द्वारा जो अपर्दित क्षेत्र है वह कितना है 10% है। देखिए 10%, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अपर्दित क्षेत्र हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा है, जल के द्वारा ही अपर्दित होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जल के द्वारा जो अपर्दित क्षेत्र की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वनों द्वारा, ठीक है, वनों के निम्नीकृत के कारण जो है ये भारत में भूमि का जो है वह वनों द्वारा निम्नीकृत का क्षेत्रफल है 28 है। उसके बाद लवणीय व क्षारीय क्षेत्र जो है 6 है और जो 10% भाग है वह वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत में जो बंजर भूमि है तो इसका यह डाटा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए इसी बुक में आप लोगों को लिखा है कि शेष क्षेत्र जो है यानी बचे हुए जो क्षेत्र है या तो लवणीय है या फिर क्षारीय स्थिति में है या मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए हैं। वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग हम लोग करते हैं, जिस कारण से मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है, खनन है, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग है। ये सारे जो फैक्टर हैं वो भूमि के निम्नीकरण के कारण हैं। खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खनन किया जाता है, तो खनन करने के बाद क्या किया जाता है कि उस स्थान के जो खाई हो गया है, मलबे हैं, वहाँ उसको खुला छोड़ देता है। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ है और उड़ीसा वनों उन्मूलन के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण का शिकार हुआ है। यानी कि देखिए झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य भूमि के निम्नीकरण के क्या कारण है, तो मलबों और खाइयों का खुला छोड़ देना। वहीं पे उड़ीसा में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वह वनों उन्मूलन है, ठीक है। उसी प्रकार से जो गुजरात है या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अति पशुचारण के कारण जो है भूमि के स्तर को कुप्रभावित किया जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो देखिए पंजाब का जो जगह है, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो झारखंड है वहाँ भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं, तो खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देना। वहीं पे जो उड़ीसा है वहाँ भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो वनों उन्मूलन। वहीं पे जो गुजरात है या राजस्थान है वहाँ भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो अति पशुचारण। और पंजाब में या फिर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, अधिक सिंचाई, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद लिखिए अधिसिंचन में जलांकता, जिसको वाटर लैगिंग कहते हैं, की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में जो है वह लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो कि भूमि निम्नीकरण के लिए भी उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि वाटर लॉगिंग जो है इसके कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है। और वाटर लैगिंग क्या है, वाटर लैगिंग से किसी भी मिट्टी में जो लवणीय और क्षारीय गुण होते हैं उनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट,
मृदा बर्तन, मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होते हैं जो धीरे धीरे भूमि के परत के रूप में जम जाते हैं और मुर्दा और जो मिट्टी है उसके द्वारा जल अवशोषण की क्षमता को जो है वो कुप्रभावित करते हैं। उद्योग से निकलने वाले जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव के 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती भूमि द्वारा होती है। यानी कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो भूमि के द्वारा ही करता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किए हैं कि उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी आधार स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अतिरिक्त मानव की जो भी अपनी इच्छा है उसे भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। साथ ही इसके बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि भूमि निम्नीकरण के कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो भूमि पर ही करता है। ठीक है, जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की रोपाई किया, ठीक है, उस पर कल कारखाने लगाए, तो ये सारी चीज़ बहुत सारे फैक्टर हैं जो भूमि निम्नीकरण के कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु सृष्टि की अक्षुण्ण रखना भी चुनौती को स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के लिए विविध तरीके हो सकते हैं जो कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा का जो ह्रास होता है, देखिए मृदा का जो ह्रास होता है इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा जो है वह पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम अगर वैसे फसल उगते हैं जिससे मृदा का ह्रास हो रहा है तो उसको रोपने के बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे कि तिलहन और दलहन अगर पौधों को रोपते हैं तो उस जो मिट्टी का जो ह्रास हुआ है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तिलहन और दलहन जो फसलें होती है उनमें नाइट्रोजन का यानी उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है जिससे कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि मृदा अपरदन ज़्यादा होता है तो वहाँ समुच्च जुताई यानी कि काउंटर प्लॉगिंग करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है या रुका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण कर सकते हैं, भूमिगत जल के पुनः पूर्ति का प्रबंधन क्या लिए आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर भी मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, ठीक है, स्ट्रिपिंग फार्मिंग श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती हैं। रसायन का उचित उपयोग कर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। रसायनों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है और ये पोषक तत्व जैसे जल, वायु, केंचुआ, अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। और एंडिन नामक जो रसायन है वह मेढक के प्रजनन को जो है वो रोक लगा देता है। यानी कि एंडिन नामक ऐसा एक रसायन है जो कि मेढक के प्रजनन क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि मेढक के जो प्रजनन क्षमता है उनको कम कर देता है। फलतः तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि एंडिन नामक जो रसायन है वह मेढक के प्रजनन क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखिए फलतः कीटों की संख्या जो है वो बढ़ा देते हैं, अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कीटों की जगह हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और इसके उपयोग से क्या होता है, मृदा के संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, यानी कि हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करके हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे से मृदा का क्या होता है, संरक्षण होता है। जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या भी सीमित हो। यानी कि जो हम रासायनिक कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं उसके जगह जैव कीटनाशक का प्रयोग करें जिससे हम अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें और साथ साथ उसकी संख्या भी क्या हो, सीमित हो। अब देखिए वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। अब देखिए मृदा को यानी मिट्टी को संरक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्या, वृक्षारोपण करना, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इससे पत्तियों के द्वारा ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा संरक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय आप लोग क्या करेंगे। तो मृदा संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय हैं वो वृक्षारोपण किया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कारक हैं मृदा संरक्षण के लिए, लेकिन वृक्षारोपण प्रमुख कारण है। मृदा संरक्षण के लिए अभी आप लोगों ने देखा कि रासायनिक उर्वरक की जगह हम जैविक खाद का प्रयोग करें, रासायनिक कीटनाशक की जगह हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम खेतों में फसल रोपते हैं और उसके दौरान मृदा का ज़्यादा ह्रास होता है, तो उस फसल को रोपने के बाद हम उसमें दलहन और तिलहन की फसलें उपजाएं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिससे भूमि में पुनः उर्वरता शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ करके हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है कि वनो उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या फिर अधिक सिंचाई। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब में जो है वह देखिए यहाँ पे आप लोगों ने, अभी मैंने आप लोगों के साथ